हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। साथ ही इसके बाद समझेंगे जो ये रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें एक न्यूक्लियस टूटकर कई सारे न्यूक्लियस में बनाने की कोशिश करता है और साथ में कुछ अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह के रेडिएशंस भी एमिट करता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर जो अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स या गामा रेज जो है ये क्या चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही क्रिस्प नोट्स के साथ यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आप सभी का साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये जो रेडियो एक्टिविटी है यानी कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक तरीके का एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी उसे कहते हैं जहाँ पर कोई इंटेंशनली मतलब अचानक से वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे लेकिन अचानक से उन्हें ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसका कुछ डिस्कवर हो गया। तो इस तरह के आप कह सकते हैं डिस्कवरी को कहा जा सकता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो हुआ क्या था एक्चुअल में, तो ये जो आपके एक फेमस साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह पे उस टाइम पर काम कर रहे थे। तो वहीं पर उन्हें एक सॉल्ट मिला यानी कि एक कंपाउंड मिला जो यूरेनियम का बना हुआ था। अब यूरेनियम का वो कंपाउंड बना हुआ था तो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो पेरिस में रहते थे और पेरिस में ही सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाते थे, तो 1890s के टाइम पर वो जो हेनरी बेक्वेरेल थे उन्होंने वो उस यूरेनियम के कंपाउंड को ऐसा ऑब्जर्व वो करना चाह रहे थे कि ये फ्लोरोसेंट जैसा मटेरियल है, इसे अगर लाइट में रखें, जैसे आप लोग रेडियम देखते हो, रेडियम क्या करता है, पहले वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर आप जब लाइट ऑफ कर देते तो वो लाइट रेज को एमिट करना, वो जो लाइट है उसे एमिट करता है। तो वो समझ रहे थे कि ये जो यूरेनियम है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब ये सन से आने वाले लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके और फिर ये लाइट को वही उसी लाइट को अलग अलग रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट करेगा। तो वो ये सोचकर वो सनलाइट में उसे रखकर और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन ये अराउंड फरवरी के टाइम पर, ठीक है, वहाँ पर जो सनलाइट है वो 4-5 दिनों तक आया ही नहीं। तो उन्हें लगा कि ये एक्सपेरिमेंट अभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने उसे रैप करके एक आप कह सकते हो कि एल्युमिनियम फॉइल या एक किसी सब्सटेंस में उसे बंद करके उसे रख दिया कि अभी तो सनलाइट है नहीं। लेकिन बाद में जब वो उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो उसमें बिना सनलाइट के कुछ अलग तरीके के रेडिएशंस एमिट हुए उसमें से। तब फिर उन्होंने उसके बाद देखा कि इसे ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये जो थोरियम का कंपाउंड है, इसमें ये अपने आप इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, इसमें कोई सनलाइट की ज़रूरी नहीं होती, मतलब बिना सनलाइट के भी ये रेडिएशंस एमिट करता है। और फिर जाकर आपका ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी डिस्कवरी हो जाती है। तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी है उसका डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्कवरी हुई थी ये एक तरीके के आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। चलिए इसके बाद समझिए ये है क्या रेडियो एक्टिविटी। ये एक तरीके का न्यूक्लियर फेनोमेना है। देखिए न्यूक्लियर फेनोमेना का क्या मतलब होता है। न्यूक्लियर फेनोमेना का मतलब है ऐसा कोई भी फेनोमेना या ऐसा कोई भी आप कह सकते हैं रिएक्शन या कुछ भी जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उससे रिलेटेड हो, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फेनोमेना। और होना भी चाहिए क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है इसमें कोई भी मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे थोरियम आप कह सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम हो गया, तो ये सभी जो एलिमेंट्स है ये इसके न्यूक्लियस में से, इसका न्यूक्लियस जो है वो लगातार डिसइंटीग्रेट होता जाता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें से लगातार तीन तरीके के मेजर जो रेडिएशंस है वो एमिट करता रहता है। जैसे अल्फ़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद बीटा हो गया और जो गामा है, ये तीन अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये रेडिएशंस लगातार उसके न्यूक्लियस से, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस से लगातार एमिट होते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को आप ये कह सकते हो कि ये है रेडियो एक्टिविटी। मतलब कुछ खास तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, जैसे अगर आप एटम के स्ट्रक्चर की बात करो तो सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और उसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल हो जाता है कि इसमें से लगातार अल्फ़ा बीटा और गामा ये सभी रेडिएशंस इसमें से एमिट होते रहते हैं। ठीक है, अब ये सभी जब एमिट होंगे तो उसका जो न्यूक्लियस है वो लगातार टूटता चला जाता है और किसी दूसरे एलिमेंट में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फेनोमेना है इसको बोल दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी।
ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ खास तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है, इसके पीछे रीज़न है, ये आगे अभी देखते चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि वैसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो डिसइंटीग्रेट हो, ठीक, और उसके साथ साथ वो ब्रेक डाउन हो, उनका लगातार जो ये रेडिएशंस निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, तो जिस ऐसे सब्सटेंस जिसके न्यूक्लियस से लगातार अल्फा बीटा गामा इस तरह के रेडिएशंस एमिट होते रहे, ठीक है, उनका एमिशन होता रहे और साथ में उसका न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाए, तो इस तरह के सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ये सभी जो हैं ये सभी होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है व्हाट काउजेज रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस वजह से होता है, क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? तो ये पहले देखिए, कोई भी एलिमेंट ना अपने आप ऐसा तो नहीं है कि आप रखोगे उसमें से रेडिएशन निकलेगा और वो किसी दूसरे चीज़ में बदल जाएगा, ऐसा हमारी लाइफ में तो होता नहीं है। जैसे अगर आप सोडियम मेटल को देखो, अगर उसे रख दिया जाए तो क्या वो सोडियम अपने आप किसी दूसरे एलिमेंट में तो नहीं बदलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप बात करो यूरेनियम, आप कहते हो इसका एटॉमिक नंबर 92 है। अब जब 92 है इसका मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें लगभग एक न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और उसके चारों तरफ 92 इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे। तो प्रोटॉन्स जो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, चूँकि प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिव के बीच तो रिपल्सन होता है, ऐसा हमने सुना है कि जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वहाँ रिपल्सन होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कोई भी पार्टिकल जब उसके बीच जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर हो जाए, ठीक है, अगर इतने स्मॉल डिस्टेंस पर दो अलग अलग पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उन दोनों के बीच ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सभी अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ पर अप्लाई होता है एक नए तरीके का फोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है एक्चुअल में ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स जनरली जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर कम है, ठीक है, बहुत कम होते हैं या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता चला गया, आपका जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज होते चले गए तो ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आप कह सकते हो कि इनके बीच जो लगना शुरू हो जाता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इनके पार्टिकल के बीच लगने के कारण लगातार ये जो आप कह सकते हो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उतना फोर्स तो है नहीं। जो बाइंडिंग कैपेसिटी है प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर, वो बाइंडिंग कैपेसिटी या जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। अब जैसे फोर्स बहुत कम होता है तो उसमें से लगातार 3 तरीके के मेजर आप कह सकते हो अल्फा बीटा और गामा, ये रेडिएशंस लगातार एमिट होते रहते हैं, ठीक है, और इसी के एमिशन के वजह से आप कह सकते हो कि जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले व्हाट काउजेज रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने लिखा व्हेन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब जो आपका न्यूक्लियस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और साथ में न्यूट्रॉन्स भी, तो इसके कारण होता है जो न्यूक्लियस है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, ठीक, और जिसके कारण जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है और साथ ही इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बदल कर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चेंज हो जाता है और बन जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चूँकि अनस्टेबल हो चुका है। अब जब अनस्टेबिलिटी होगी तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, यही लगातार रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है, और जैसे ये रेडिएशन एमिट होंगे तो जो एटम है, चूँकि जो एटम है जिस चीज़ का जो एटॉमिक नंबर है उसका, तो उसमें से रेडिएशन से निकले तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर जब उसका चेंज हो जाए तो आप कह सकते हैं कि एक नया एटम फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ ही नया एलिमेंट। तो आप कह सकते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और साथ में उसके जो एटम्स हैं वो रेडिएशन एमिट करके उनका एटॉमिक नंबर भी चेंज होता रहता है और नया एलिमेंट फॉर्म करता रहता है, ठीक है। आइए अब एक चीज़ समझते हैं
ये हमने समझ लिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब हमारा काम है कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स है या फिर गामा रेडिएशंस है, इन तीनों के बीच क्या नेचर है, किस तरीके से डिफरेंसेस है, एक एक करके समझ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और बहुत आसानी से समझ लेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आप उसका नेचर अगर बोलेंगे तो वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पहली बात ये। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे चार्ज होंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और क्या बोला जाता है, हीलियम न्यूक्लियाई। अगर आप हीलियम के एटॉमिक नंबर को देखो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर 4। हीलियम की अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हीलियम का अगर आप देखेंगे तो 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और साथ में एक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि हीलियम के बाहर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर उस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा, तब हीलियम का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई और He2+। He2+ का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ ये हीलियम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। और हीलियम के न्यूक्लियस से आप क्या समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि 2 प्रोटॉन्स होने चाहिए, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और क्या होगा इसके साथ, इसमें 3 चीज़ें होंगी, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, और क्या होगा, मास नंबर कितना होगा, तो मास 4 यूनिट्स होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है 2 होगा। तो ये बातें होंगी, ये जो आप अल्फ़ा पार्टिकल्स है इसके बारे में बात हुई। वहीं पर जो बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो होते हैं स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका नेचर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपको बीटा पार्टिकल्स हो गए। और लास्ट में हमारा गामा रेडिएशन। जो गामा रेडिएशन है इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका एमिशन होता है। तो सबसे पहले आपने इन तीनों चीज़ों के बीच डिफरेंस समझ गया। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे, हीलियम का जैसा न्यूक्लियस होता है यानी कि He2+। जो बीटा पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज होंगे, और उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो लगभग इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बराबर होगा। और जो गामा रेडिएशन है वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, उसमें कहीं पर भी कोई मास की बात नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इन तीनों की स्पीड की। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा उसका मास है, तो जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा उसकी स्पीड है कि कम हो जानी चाहिए। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है उसकी स्पीड लगभग 10⁷ मीटर पर सेकेंड रहती है, ठीक है। वहीं पर अगर जो बीटा पार्टिकल्स है उनकी बात करें तो वो लगभग लाइट के स्पीड से उसके 90% तक यानी कि 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मास कम होता चला जाएगा, स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो जो गामा रेडिएशन है इसकी, ये चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उन सभी का स्पीड फिक्स है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स है उनका, ठीक है। तो ये आपको स्पीड की बात हो गई। अब बात करते हैं रेस्ट मास की। तो जो रेस्ट मास है, ठीक है, देखिए रेस्ट मास का मतलब हो जाता है जो एक्चुअल मास हो उस पार्टिकल का, उस सब्सटेंस का जो एक्चुअल मास हमें दिखता है उसी चीज़ को बोल दिया जाता है रेस्ट मास। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसके रेस्ट मास की बात करें तो ये He2+ एटम है। He2+ में ये इसका मास नंबर कितना है, तो 4 यूनिट्स, और 1 U होता है 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻27, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बात हो गई 6.68 × 10⁻⁻27 kg, या फिर 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है उसका मास 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, ठीक है। वहीं पर जो बीटा पार्टिकल्स है ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जितना होगा उतना ही बीटा पार्टिकल्स का मास होगा। तो आप कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg। और जितने भी रेडिएशंस होते हैं ये तो एनर्जी है, और तो एनर्जी है तो इसका कोई रेस्ट मास या फिर उसका जो एक्चुअल मास की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए इसे बोला जाता है मासलेस, या फिर इसका जो रेस्ट मास है वो आपका 0 होगा, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस में कि जो चार्जेज हैं उसके बीच क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए
कि अल्फा पार्टिकल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और He2+ यानी कि दो प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर होगा। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका जो आप कह सकते हैं चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना होता है। तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है आप लोग सभी जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जो इसके 2 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि विच इज इक्वल टू +3.2 × 10⁻, ठीक है, -19 कूलम, ठीक। इसके बाद चलिए अगर आप बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो ये क्या होंगे, ये जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके ऊपर भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वहीं पर अगर गामा रेडिएशंस की बात की जाए तो जो गामा रेडिएशंस है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस और साथ में मासलेस, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअल में चार्ज और मास का रेशियो होता है। तो इन सभी में अल्फा बीटा और गामा में चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाता है 4.79 × 10⁻7 कूलम पर केजी। और वहीं पर जो आपका ये इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे या बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो वो होता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। लेकिन वहीं पर ये जो हमारा गामा रेडिएशंस है इसमें चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है, तो ये कहीं ना कहीं 0/0 की बात हो रही है, तो ये ऐसा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना ही नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये जो अल्फा बीटा और गामा है इनका क्या रेडिएशन, क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब इसे पास किया जाए, ठीक है, तो इस पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद जो आपका नेगेटिव यानी कि जो देखिए एक चीज़ समझिए, किसी भी पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर चार्ज कितना और उसका मास कितना है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है लेस डिफ्लेक्टेड। वहीं पर जो बीटा पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर है जो कि प्रोटॉन के मास से बहुत कम है, तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। साथ ही अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके बीटा पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्लेक्शन होगा। और जो आप कह सकते हैं जो गामा रेडिएशंस है उसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा बीच में रह गया था वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ किसकी होंगी, जो भी वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करे, जहाँ पर एनर्जी की बात होती है। पार्टिकल्स में तो कहीं पर वेवलेंथ होता ही नहीं। तो जो आपका अल्फा है वो तो पार्टिकल है, ठीक है, He2+ पार्टिकल है, तो उसके वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट करते, होता नहीं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहाँ पर भी वो पार्टिकल है और जब पार्टिकल की मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पर वेव्स नहीं होते। लेकिन जो गामा रेडिएशंस है वो क्या होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसकी जो वेवलेंथ है गामा रेडिएशंस की वो होती है बहुत स्मॉल होती है, 10⁻⁻4 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻13 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए आयोनाइजिंग पावर की बात करें। देखिए आयोनाइजिंग पावर होता है जब ये पार्टिकल्स को आप भेजोगे तो वो किसी भी एलिमेंट के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको जब निकाल दे, तो मतलब उसे क्या कर दे, उसे आयंस में कन्वर्ट कर दे। तो जो आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको आप लोग कह सकते हैं आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजिंग एनर्जी। तो कौन सबसे आसानी से आपको आयोनाइज कर देगा किसी भी एलिमेंट को, मतलब उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों से निकाल देगा, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, या ध्यान रखेंगे जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसकी आयोनाइजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो गामा है उससे लगभग 10,000 गुना, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं बीटा पार्टिकल्स है उससे 100 गुना ज़्यादा होती है, ठीक। इसके बाद जो आपका बीटा पार्टिकल्स है उसकी भी आयोनाइजिंग पावर होती है, लेकिन जो अल्फा है उससे 100 गुना लगभग कम होती है। और जो सबसे कम है वो आपका हो जाएगा गामा पार्टिकल्स, ठीक है। गामा रेडिएशंस जो है उसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ये थोड़ा समझने वाली बातें हैं कि जो पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर होता है जब किसी मीडियम में आप उसे भेजने की कोशिश करते हो तो वो कितना उस मीडियम में पास हो जाती है, कितना उसे पेनिट्रेट कर देती है, उसके अंदर चली जाती है। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है, वो लगभग ये जो है 3 to 8 सेंटीमीटर होता है इसकी, ठीक है। जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो
3 से 8 सेंटीमीटर जो है वो आपका इसका पावर होता है, मतलब बहुत कम पेनिट्रेटिंग पावर है। चूंकि पार्टिकल्स है तो वो उतने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। वहीं पर जो आपका बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज़्यादा होता है। और वहीं पर जो वेव है, जितने भी वेव्स हैं उन सभी का जो पेनिट्रेटिंग पावर है, जितना वेवलेंथ कम है उन सभी का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं पर इन तीनों में चूंकि गामा रेडिएशन है वो एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस वजह से उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं स्टॉपिंग सब्सटेंस, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस को रख दिया जाए तो क्या वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन, क्या इन सभी को स्टॉप कर पाएगा, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे स्टॉप कर पाएंगी और कौन चीज़ें हैं जो उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगी। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन पेपर स्टॉप कर सकता है, ह्यूमन का जो स्किन है वही उसे स्टॉप कर देगा, उसे आगे पास होने नहीं देगा। वहीं पर जब आप बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर थिक जो लेड है या फिर 5 मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम फॉयल अगर आप लगा दिया जाए तो वो जो है उसे रोक देगा, यानी कि जो आपका बीटा पार्टिकल्स है वो उसमें से पास नहीं हो पाता। लेकिन जो गामा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसे स्टॉप करने के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर थिक जो है आयरन लगाना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर बहुत ही थिक कंक्रीट। तो इन तीनों में से आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टॉपिंग सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत ही थिन सब्सटेंस से आप अल्फा पार्टिकल्स को रोक सकते हो, ठीक है। वहीं पर जो बीटा पार्टिकल्स है उससे थोड़ा और आप ठीक चीज़ें चाहिए जिसके कारण कि उसे रोका जा सकता है। लेकिन जो गामा पार्टिकल्स है उससे, गामा रेडिएशन से उसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा थिक सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। खुद ही समझिए, जब पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसे रोकने के लिए जो आप सब्सटेंस यूज़ करोगे उसकी थिकनेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो है अल्फा पार्टिकल्स, तो उसे रोकने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो बहुत थिन भी हो तो चलेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो आपका बीटा पार्टिकल्स का होता है, तो इसीलिए उसे रोकने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। और वहीं पर जो पेनिट्रेटिंग पावर है सबसे ज़्यादा गामा है, तो उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ही थिक सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 30 सेंटीमीटर थिक आप आयरन ले सकते हैं या फिर कुछ मीटर थिक का कंक्रीट का बना हुआ सब्सटेंस ले सकते हैं। अब बायोलॉजिकल डैमेज, कौन से ऐसे रेडिएशंस हैं, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है, चूंकि उसे तो आप ह्यूमन स्किन से भी रोक सकते हो, तो हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करने की पावर उसकी बहुत कम है, तो इसका बायोलॉजिकल डैमेज जो है हमारे बॉडी पर या हमारे शरीर पर जो इफेक्ट होता है इसका, ये बहुत कम डैमेज होता है। लेकिन वही बीटा पार्टिकल्स है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो ये उससे ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन जो गामा रेडिएशंस है, ये रेडिएशन हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही डैमेज करता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने के कारण हो सकता है हमारे ऑर्गन्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो होता है गामा रेडिएशंस की वजह से, और सबसे कम डैमेज होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों डिफरेंस है ये आपको क्लियर होते जा रही होंगी कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और जो गामा रेडिएशंस है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ तक अगर आपने देखा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच।